Welcome students. This is the class for class 8 and the subject is social studies chapter 1 resources. Resources. You have already studied in class 6, in class 7 what is resource. But once again I am going to tell you about रिसोर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. पहले हम जाने कि रिसोर्स का हिंदी क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, रिसोर्स को हिंदी में संसाधन कहते हैं. और संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है? तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, उन सभी चीज़ों का, उन सारे वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपने ज़रूरत के लिए करते हैं. और जब हम अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उपयोगी हो जाती हैं और वैल्यूएबल हो जाती हैं. तो जिन चीज़ों का हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं. और जिसका इस्तेमाल हमारे ज़रूरत के लिए नहीं है तो फिर हम उसका कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं. यह स्पष्ट है, ये ह्यूमन नेचर है. सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी का यह स्वभाव है कि जिसकी ज़रूरत है उसको तो बड़ा वैल्यू देता है, जिसकी ज़रूरत ना हो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है. तो फिर वो हमारे लिए कोई रिसोर्स भी नहीं रहता है. और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाया और वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट होती चली गई. तो अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच satisfies our need or requirements is called resource. जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हम उसको रिसोर्स कहते हैं. तो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज रिसोर्स. तो आप इसको कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. मैंने एक सिंपल डेफिनेशन दिया है कि एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड और रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड रिसोर्स. अब क्या है कि मान लीजिए कि आप एकदम भरी दोपहरिया में जा रहे हैं, एकदम धूप से परेशान है और आप डोंट टेक अदरवाइज आपका चप्पल टूट जाता है और उस टाइम आपको एक सेफ्टी पिन या एक कांटे की जरूरत बहुत बेसब्री से होती है कि भाई एक कांटी रहता है या एक सेफ्टी पिन रहता है तो हम इस चप्पल को किसी तरह से बांध करके या उसको एडजस्ट करके कम से कम घर तक चले जाते हैं. उस टाइम एक सेफ्टी पिन या वो एक नेल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर वो रिसोर्स शायद नहीं हो सकता है. जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे इस वर्ल्ड में, इस धरती पर जब पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था कि पेट्रोलियम का हमारे लिए कोई यूज नहीं था. और अरेबियन कंट्रीज उस टाइम कैसे थे, तो नोमैड थे, यानी कि खानाबदोश थे. वो लूटपाट करते थे क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं. और जैसे ही पेट्रोल इंजन का डेवलपमेंट हो गया, उसका इन्वेंशन हो गया, तो अचानक से पेट्रोल या पेट्रोलियम हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया. और वो सारे देश उस रिसोर्स के चलते आज के तारीख में संपन्न देशों में आ गए, प्रॉस्परस हो गए. तो निश्चित रूप से हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, हम संसाधनों का या अपने सराउंडिंग में पड़े चीज़ों का इस्तेमाल भी उसी हिसाब से करते हैं और उस तरह से हम उसको रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्लियर? अब देखते हैं कि रिसोर्स का वैल्यू क्या होता है. तो रिसोर्स का वैल्यू यहां पर हम देखेंगे. ये रिसोर्स का वैल्यू. तो रिसोर्स जो है वो दो तरह का हो सकता है. एक तो जिसका इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी कि जैसे पेट्रोलियम है, जैसे कि आयरन है, या जो भी चीज़ें हैं जिसका हम उससे हमें पैसा मिलता है या उससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अपग्रेड होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू का रिसोर्स. और दूसरा वो होता है जिसका कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो हमारे मन को खुशियाँ देता है, प्लेजर प्रोवाइड करता है, तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं. यानी कि वैसे रिसोर्स प्रोवाइडिंग एस्थेटिक वैल्यू. कैसे? जैसे हम जंगल में जाते हैं, हरियाली देखते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं,
या फिर पहाड़ों को देखते हैं तो उससे हमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है या मन को खुशी मिलती है, तो वो किस तरह के रिसोर्स हो गए? तो एस्थेटिक वैल्यू वाले रिसोर्स हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो रिसोर्सेज जो मिनरल्स मिलते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो वो किसके लिए हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू के हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कई तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तो हमने 2-3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक किया। आप जब अपर क्लासेज में जाएंगे तो और ज्यादा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। तो इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं कि रिसोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स और दूसरा मैन मेड रिसोर्स। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। और हमने बिल्डिंग बनाया, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है। हमने रोड बनाया, हमने ब्रिज बनाया, ये सब क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। तो एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया कि ये आपका नेचुरल रिसोर्स हो सकता है या फिर मैन मेड रिसोर्स हो सकता है। यहां मैंने और क्लासिफिकेशन दिया है बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है कि लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होता है उसको हम बायोटिक कहते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और माइक्रोब्स ऑफ कोर्स, ये सारे किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें, सॉरी तो आप इसमें लिख सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स ऑल्सो। और अबायोटिक जो नॉन लिविंग होता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? अबायोटिक, जिसमें जो नॉन लिविंग होता है। यानी कि ये हो गया लिविंग और ये हो गया नॉन लिविंग। ठीक है। अब हम देखते हैं रिसोर्स को एक और तरीके से हम क्लासिफाई किए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में नवीकरणीय बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं। तो रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको हम एक से अधिक बार बार उपयोग करते हैं और नेचुरली वो बनते रहता है, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे एयर, वाटर, ये लगातार बन रहा है, इसकी एक साइकिल है। एयर की भी एक साइकिल है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबकी साइकिल आप पढ़ेंगे, और वाटर की भी एक साइकिल, इसको हाइड्रो साइकिल कहते हैं। तो ये लगातार इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसका फॉर्मेशन लगातार नहीं हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है, जो कि हमारे यूज के कंपेरिजन में उसका फॉर्मेशन बहुत स्लो है, तो वो खत्म हो सकता है। इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स, और दूसरा है रिजर्व। तो एक्चुअल या पोटेंशियल का मतलब होता है कि जिस रिसोर्स को हमने डेवलप कर लिया है, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल गया है और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो एन एक्चुअल रिसोर्स इज दैट हुज एग्जिस्टेंस हैज बीन प्रूव्ड एंड हुज लोकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। जबकि रिजर्व क्या होता है? अ रिजर्व इज दैट part of an actual resource which can be utilized at a sufficient low cost with the available technology but is kept for future use। अभी हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो रिजर्व है, भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि रिसोर्सेज भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। तो क्या जैसे हमने इन संसाधनों का उपयोग किया, हमारी आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों का उपयोग करेगी कि नहीं करेगी? क्या जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, या हमारे दादाजी हमारे लिए बहुत छोड़ कर गए, तो क्या हमारी जिम्मेवारी बनती है क्या कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ कर जाए या सब कुछ इस्तेमाल करके जाए? निश्चित रूप से अगर हम छोड़कर नहीं जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, बहुत बुरा भला कहेंगी, और उनका जिंदगी भी बहुत मुश्किल में हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग और जो पॉल्यूशन या बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे भी इससे हो सकते हैं। तो जैसे हम इस धरती पर आए हैं, हम जाएंगे, हमारे बाद जो आएंगे
उनका भी उतना ही उपयोग, उतना ही अधिकार है कि वो इन संसाधनों का उपयोग करें। अगर उनको ये संसाधन उपयोग करने को नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ गलत उनके लिए कर रहे हैं। तो जैसे हमारे दादा परदादा ने अपने आने वाली पीढ़ियों, अच्छा मान लीजिए कि आपके दादाजी ने या आपके परदादा ने एक पेड़ लगाया आम का, तो वो ये सोच कर तो नहीं लगाए होंगे कि हम खाएंगे और खा के मर जाएंगे और हमारे साथ साथ ये आम भी चला जाएगा। उन्होंने इसलिए लगाया कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नाती पोता इस आम को खाएंगे। तो जैसे उनके लगाए आम को आप खा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी वो आम लगाएं, वो पेड़ लगाएं, क्योंकि आपके आने वाली पीढ़ियां उसको खाएं। तब तो अपने दादा को याद करते हैं। तो अगर हम संसाधनों को बचाकर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद तो करेंगी, लेकिन कोसेंगी, गालियां देंगी। इसलिए संसाधनों को बचाना, और संसाधनों के बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से मोटरसाइकिल भगवान बाजार घसीटते हुए ले जाएं, ऐसे ढकेलते हुए ले जाएं और बोले कि हमने तो मोटरसाइकिल भी चला लिया और पेट्रोल भी बचा लिया। ये नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या है कि आप उसका सदुपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें, एक एक बूंद का सही उपयोग करें और जहां जरूरत हो वही उपयोग करें। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच वे दैट प्रेजेंट नीड्स can be met without destroying the ability of future generation to meet their needs is known as sustainable development। हम अभी तो इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि हम आज भूखे नंगे मर जाएं और कहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन ऐसे बचाकर उपयोग करें कि हमारी भी लाइफ आराम से गुजरे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाइफ आराम से गुजरने लायक रहे। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये टॉपिक्स आप नोट करेंगे और इसके बाद इसको बाकायदा आप नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी उसका कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं या अपने प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं और वहां भी जाकर के अपने प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। थैंक यू।